प्यारे बच्चों, जेसीईआरटी द्वारा मॉडल प्रश्न पत्र हिंदी इलेक्टिव या हिंदी ऐच्छिक बोल सकते हैं, इसका अंतिम मॉडल सेट 5 का आंसर इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो लंबा ना हो इसीलिए हम केवल आंसर को पढ़ते जाएंगे। यदि आप लोगों के पास क्वेश्चन नहीं है तो कम्युनिटी टैब में क्वेश्चन को डाल दिए हैं, वहां से आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। इस कहानी को पढ़ना है, उससे जुड़े सवाल के आंसर देना है। तो लाल रंग से जितना भी लिखा है वो क्वेश्चन है और ये काला रंग वाला आंसर है। तो पहला का आंसर होगा मानव जीवन की सफलता राम राज को स्थापित करने में है। ख का आंसर होगा संसार का इतिहास पूर्वज युवाओं की ओर देख रहे हैं। ग का आंसर होगा युवाओं पर निर्भर भविष्य। उसी तरह इस कविता को पढ़ना है और इससे जुड़े सवाल देना है। जैसे अवनी का क्या अर्थ है? तो अवनी का अर्थ है धरती। तरु क्यों झूम रहे हैं? तो मंद पवन के कारण तरु झूम रहे हैं। ग का आंसर होगा स्वच्छ चांदनी फैलने से धरती नव यौवन की तरह अंगड़ाई से प्रसन्न हो रही है। हरी घास उस पर मखमली एहसास कराती है। खंड ग मतलब झारखंड और पर्यटन और जीवन में खेलों के महत्व पर किसी एक पर निबंध लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग झारखंड और पर्यटन पर निबंध को देखते हैं। झारखंड में प्रकृति की असीम कृपा रही है। पर्यटकों के लिए झारखंड स्वर्ग है। हर ओर प्राकृतिक दृश्य बिखरे पड़े हैं। आबादी से 5 किलोमीटर दूर किसी दिशा में जाने पर इतने नयाभिराम दृश्य मिलते हैं कि मन मुग्ध हो जाता है। पर्यटन की दृष्टि से झारखंड अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ ऐतिहासिक और भौगोलिक दोनों प्रकार के पर्यटन स्थल है। जलप्रपात एवं अभयारण्य से भरे पड़े हैं। धार्मिक श्रद्धालुओं के लिए वैद्यनाथ मंदिर अत्यंत महत्वपूर्ण है। देवघर स्थित मंदिर में सावन के महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है। यहाँ जल चढ़ाने का बड़ा महत्व है। जैन मतावलंबियों के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण। पारसनाथ भी झारखंड में ही है। झारखंड के नृत्य संगीत और कला की अलग पहचान। यहाँ के रीति रिवाजों और कर्मा सरूल आदि पर्वों की समृद्ध परंपरा है। बेतला में राष्ट्रीय अभयारण्य है। पलामू स्थित इस अभयारण्य में कई तरह के वन्य पशु है। रात को रुककर वहां वन्य पशुओं का अवलोकन अत्यंत मुग्धकारी होता है। नेतरहाट नैसर्गिक रूप से एवं शैक्षणिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ एक उत्कृष्ट स्कूल है जहाँ से पढ़कर विद्यार्थी ने आज भारत में अपनी अलग पहचान बनाई है। यहाँ का सूर्योदय और सूर्यास्त पर्यटकों का मन मोह लेता है। झारखंड में पर्यटन स्थलों की भरमार है। आज ज़रूरत है इन जगहों पर पर्यटकों के लिए सुविधाएं बढ़ाने की। इससे राजकोष में वृद्धि होगी और झारखंड संपन्न होगा। अब जीवन में खेलों के महत्व पर निबंध है। तो खेल अनेक प्रकार के होते हैं। कुछ खेल मैदान में खेले जाते हैं, कुछ घरों में और कुछ जल में। क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, कबड्डी, पोलो, हॉकी आदि खेल मैदान में खेले जाते हैं और कैरम, लूडो, शतरंज आदि प्रायः घरों में खेले जाते हैं। बैडमिंटन, टेनिस आदि मैदान में भी खेले जाते हैं और इंडोर स्टेडियम में भी। खेल का महत्व अनेक दृष्टियों से। पहली बात तो यह है कि इसमें भाग दौड़ करने से शरीर चुस्त दुरुस्त होता है और जब चंचलता आती है, यहाँ होगा चंचलता आती है जो कि स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है। दूसरी बात यह है कि खेल से प्रतियोगिता की भावना पैदा होती है और जीवन में भी जरूरी है। तीसरी बात यह है कि इससे परस्पर सहयोग की भावना उत्पन्न होती है और त्याग की भावना का भी विकास होता है, क्योंकि खिलाड़ी अपने लिए ही नहीं पूरी टीम के लिए खेलता है और कभी अपने नगर, राज्य और देश के लिए भी। उसका सम्मान स्थान या देश से भी जुड़ जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि खेल से समय और आत्मनियंत्रण का भाव उत्पन्न होता है। स्पष्ट है कि खेल का हमारे जीवन में व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। यही कारण है कि राज्य सरकारें इस पर ध्यान देने लगी है। राष्ट्रीय स्तर पर खेल नीति बनने लगी है। इसके फलस्वरूप खेल धीरे धीरे व्यवसाय का रूप लेने लगे हैं। क्रिकेट, टेनिस और फुटबॉल के खिलाड़ी करोड़ों का वारा न्यारा करने लगे हैं। क्रिकेट, टेनिस में जीत हार पर जुआबाजी होने लगी और खिलाड़ी जीत और हार के लिए पैसे लेने लगे हैं। कुछ खिलाड़ी तो जीत के लिए नशीली दवाइयां भी ले लेते हैं। यह दुखद स्थिति और खेल भावना के विपरीत और शर्मनाक है। वस्तुतः खेलों को खेल के रूप में स्वास्थ्य एवं जीवन विकास की सीढ़ी के रूप में ही लेना चाहिए। इसी में इसकी सार्थकता है। अब है कोरोना का जांच कैंप लगाने के लिए अधिकारी को पत्र लिखना है। ख का तो इसका आंसर का सेवा में स्वास्थ्य पदाधिकारी बोकारो, विषय कोरोना जांच कैंप हेतु महोदय सविनय निवेदन यह है कि मेरा गांव बोकारो जिले के अति सुदूर क्षेत्र में अवस्थित है। यहाँ हर घर में कोरोना के लक्षण वाले मरीज मिल रहे हैं, किंतु जांच के वहाँ में साबित नहीं होता है कि वह मरीज कोरोना संक्रमित है या नहीं। वे लोग गांव में घूमते हुए नजर आते हैं। इससे आशंका बनी रहती है कि पूरा गांव कहीं कोरोना संक्रमित ना हो।
नहीं हो जाए। अतः आपसे अनुरोध है कि यथाशीघ्र गांव में कोरोना जांच की शिविर लगाएं ताकि अधिक से अधिक लोगों की जांच हो सके और कोरोना संक्रमण के दर को रोका जा सके। सर धन्यवाद। अपना नाम लिखना है और यहाँ दिनांक लिख देना है। ग का क्वेश्चन है उल्टा पिरामिड शैली का आशय स्पष्ट की। तो उल्टा पिरामिड शैली में किसी घटना, विचार या समस्या का विवरण कालानुक्रम से प्रस्तुत नहीं किया जाता, अपितु महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना है कि सर्वप्रथम जानकारी देकर उसका आरंभ किया जाता है। इसका अभिप्राय यह हुआ है कि अखबार का चरम क्लाइमैक्स अंत में नहीं खुलकर बिल्कुल शुरू में ही सामने आ जाता है। इसके बाद घटते हुए महत्व क्रमानुसार तथ्यों या सूचनाओं का विवरण लिखा जाता है। उल्टा पिरामिड शैली पर आधारित समाचार लिखना एक अत्यंत लोकप्रिय एवं लाभदायक तरीका है। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार को 3 हिस्सों में बांटकर लिखा जाता है। समाचार का पहला अंग इंट्रो है, जिसे हिंदी में मुखड़ा कहते हैं होता है। इंट्रो के अंतर्गत समाचार के मूल तत्व को 2-3 पंक्तियों में बताया जाता है। उसके बाद इस शैली का दूसरा अंग बॉडी कहलाता है। बॉडी के अंतर्गत समाचार के विस्तृत विवरण को घटते हुए महत्व क्रम में प्रस्तुत किया जाता है। यद्यपि उल्टा पिरामिड शैली में समापन जैसी कोई चीज़ नहीं होती इसमें, और केवल प्रासंगिक सूचनाओं और तथ्यों पर रहता है। अगर जरूरत पड़े तो समय और जगह की कमी को देखते हुए आखिरी कुछ पंक्तियों या अनुच्छेदों को हटाया भी जा सकता है और वहीं पर समाचार समाप्त हो जाता है। घ समाचार पत्र के कार्य को कितने और कौन कौन से भागों में बांटा जा सकता है। तो समाचार किसी भी ऐसी ताज़ा घटना, विचार या समस्या रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और उसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव रहा हो। लेखक द्वारा किसी समाचार पत्र या अन्य माध्यम से जनता को इस प्रकार की सूचना देना, जागरूक और शिक्षित बनाना तथा मनोरंजन करना समाचार लेखन होता है। पत्रकारीय लेखन का संबंध वास्तविक घटनाओं, समस्याओं या मुद्दों से होता है। यह अनिवार्य रूप से तत्कालिकता और पाठकों की रुचियों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाने वाला लेखन है। समाचार लेखन की विशेषताएं। तो समय के तत्व। समाचार में रोचकता, नवीनता, निष्पक्षता एवं विश्वसनीयता का होना अपेक्षित है। विशाल समुदाय के लिए लेख। अखबार और पत्रिका के लिए लेखक और पत्रकारों को ध्यान में रखना होता है कि वह ऐसे विशाल समुदाय के लिए लिख रहा है जिसमें एक विद्वान से लेकर कम पढ़े लिखे मजदूर और किसान सभी शामिल हो। सहज, सरल और रोचक भाषा शैली। पाठकों के भाषा ज्ञान के साथ साथ उनके शैक्षणिक ज्ञान और योग्यता का विशेष ध्यान रखते हुए समाचार लेखन जटिल से जटिल एवं गूढ़ से गूढ़ विषयों को भी अत्यंत सहज, सरल और रोचक भाषा शैली में लिखता है ताकि उसकी बात सबकी समझ में आसानी से आ जा सके। उल्टा पिरामिड शैली। समाचार लेखन उल्टा पिरामिड शैली में किया जाता है। इस शैली में किसी समाचार, घटना, समस्या या विचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, सूचना या जानकारी को सबसे पहले अनुच्छेद में लिखा जाता है। उसके बाद के महत्व को घटते क्रम में महत्वपूर्ण बातें लिखी जाती है। 6 ककार। समाचार लिखते समय पत्रकार मुख्यतः 6 ककारों का उत्तर देने का प्रयत्न करता है। यह 6 ककार है: क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे और क्यों हुआ। किसी समाचार या घटना की रिपोर्टिंग करते समय इन 6 ककारों पर ध्यान देना आवश्यक होता है। इंट्रो। समाचार के इंट्रो या मुखड़े का आशय यह है कि समाचार का पहला पैराग्राफ सामान्यतः समाचार का मुखड़ा कहलाता है। इससे आरंभ की 2-3 पंक्तियों में सामान्यतः 3 या 4 ककारों को आधार बनाकर समाचार लिखा जाता है। यह 4 ककार है: क्या, कौन, कब और कहाँ। समाचार की बॉडी। समाचार के मुखड़े यानी इंट्रो को लिखने के बाद समाचार की बॉडी और समापन आता है, जिसमें 6 में से 2 शेष ककारों कैसे और क्यों जवाब दिया जाता है। अब खंड ग में है आपका पाठ्य पुस्तक से क्वेश्चन रहेगा। इस सब प्रसंग को पढ़ना है और इससे जुड़े सवाल को बताना है। तो इसका उत्तर है प्रस्तुत पंचखंड मलिक मोहम्मद जायसी विरचित पद्यावत के 12 मास पाठ के अंतर्गत संकलित किया गया है। इसमें कवि से विरागिनी में जलती हुई नायिका की मनोदशा का वर्णन किया है। व्याख्या। कवि कहता है, विरागिनी नायिका ठंड के मौसम में वियोगातुर होकर कह रही थी कि अगहन के महीने में निशा रात में काली काली घटाएं बढ़ रही है। घर घर में हर एक व्यक्ति चीर वस्त्र लेकर मौज बना रहा है। हे मेरे नाथ, मेरे मालिक, तुम जल्दी से आ जाओ। मेरी सुंदरता किस कामाक्षी, तुम तो गए तो लौट के फिर नहीं आए, अब तो लौट कर आ जाओ। मेरी सुंदरता किस काम की, तुम जो गए तो लौट के फिर ना आए, अब तो लौट कर आ जाओ। उसके बाद है ख का प्रस्तुत पद अंतरा भाग 2 के तुलसीदास शीर्षक पाठ के पद से अवतरित है।
उक्त पद गीतावली से उद्घृत है। यहाँ माता कौशल्या राम वन गमन से दुखी घोड़े को देखकर अपने हृदय की व्यथा को इस प्रकार व्यक्त कर रही है। व्याख्या: माता कौशल्या राम के वन गमन के बाद दुखी एवं राम से संबंधित सभी वस्तु और प्राणियों में उनकी विरह वेदना का अनुभव कर रही है। यह तुम्हारा अति प्रिय घोड़ा, यह विचार कर भरत उसकी 100 गुनी देखभाल करते, फिर भी यह दिनों दिन मुरझाता जा रहा है, सुस्त होता जा रहा है, यह ऐसा शिथिल हो गया मानो कमल पर हिमपात हो गया हो। चौथा का आंसर है राम की भावुकता, साहित्यता, कोमलता, क्षमाशीलता और अपने प्रति उनके अतिशय स्नेहशील भावों की ओर संकेत कर भरत राम के प्रति अपने श्रद्धा भाव को व्यक्त करते हैं। खा का आंसर है पूस के महीने में तारुण ठंड पड़ती है, जिस कारण विहरिणी का शरीर थरथरा कांपता है। सूरज की ठंड को दूर करने में समर्थ नहीं होता है, क्योंकि इस मास में वह बहुत कम दर्शन देता है। वह दक्षिण दिशा में जाता है, दक्षिण में लंका है, वहाँ वह ताप और प्रकाश विशेष रूप से प्रदान करता है। विहरिणी कहती है कि हे मेरे प्रियतम, तुम मेरे पास आ जाओ ताकि मेरी ठंड दूर हो सके। इस पद में अनुप्रास तथा पुनरुक्ति का व्यापक प्रयोग किया जाता है तथा विहरिणी की व्याकुल मनोदशा का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया गया है। ग का आंसर है धनानंद की भाषा ब्रज शैली से प्रभावित है। भरत शैली की सरसता जगजाहिर है। भाषा में लक्षणा तथा व्यंजना का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया गया है। इनकी भाषा व्याकरण सम्मत है। फारसी काव्य से अनुप्रमाणित होते हुए भी कवि ने भाषा में उसका बेमेल मिश्रण नहीं होने दिया है। कवि ध्वन्यात्मक शब्दों के प्रयोग में निपुण है। रामचंद्र शुक्ल ने कवि को रोमांटिक धारा का श्रेष्ठ कवि माना है। अब पांचवा का आंसर है पुजारी ने हमको युगल अर्थ में लेकर जो आशीर्वाद युक्ति और युवक को दिया है, वह आशीर्वाद दोनों के लिए अकल्पित और अप्रत्याशित था। वे दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल अनजान और अपरिचित थे। वे एक दूसरे का नाम तक नहीं जानते थे। स्वभावतः किसी अनजान युवक युक्ति में पुजारी द्वारा पति पत्नी भाव की स्थापना ने उनके मन में एक प्रकार के संकोच और झिझक का भाव उत्पन्न कर दिया था। यह भाव रागानुभूति के प्रथम स्फुरन आनंद और पुलक से भी भरा हुआ था, परंतु वे अपने इस भाव को ना तो शीघ्र पहचान पाए और ना ही लोक व्यवहार की मर्यादा के कारण प्रकट कर पाए। इसलिए उन दोनों के व्यवहार में अचानक अटपटापन आ गया। खा का आंसर होगा स्वतंत्रता भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यह है कि पश्चिम की देखा देखी और नकल में योजनाएं बनाते समय प्रकृति, मनुष्य और संस्कृति के बीच का नाजुक संतुलन किस तरह नष्ट होने से बचाया जा सकता है, इस पर हमारे पश्चिम शिक्षित सत्ताधारियों का ध्यान कभी नहीं गया। गा का आंसर है गन्ने की फसल तैयार हो जाने पर किसान ने हाथी से आधी फसल बांट लेने का अनुरोध किया। किसान की बात सुनकर हाथी को क्रोध आ गया और उसने कहा कि अपने पराये की बात करना अच्छी बात नहीं है। हम दोनों ने मिलकर खेती की, हम दोनों मालिक हैं, आओ हम मिलकर गन्ने खाएं। इसके बाद हाथी ने एक गन्ना उखाड़ लिया। गन्ने का एक छोर हाथी की सूंड में था, दूसरा किसान के मुंह में। गन्ने के साथ साथ आदमी हाथी के मुंह की तरफ खींचने लगा तो उसने गन्ना छोड़ दिया। तत्पश्चात हाथी ने कहा कि हमने एक गन्ना खा लिया। इस तरह हाथी और किसान के बीच साझे की खेती हो गई। छठा का आंसर है महाकवि तुलसीदास का रचना है रामचरितमानस और विनय पत्रिका। उसी तरह विश्वनाथ त्रिपाठी का है बदलते समय के स्वरूप और अंतिम दो। सातवां का आंसर है वैसे तो लेखक को अनेक अप्राप्तियों की स्मृति है जो उसे कभी कभी पीड़ा पहुंचाती रहती है, लेकिन जिस औरत को देखकर वह समस्त प्रकृति के सौंदर्य को ही भूल गया था परंतु उससे अपनी भावनाओं का इजहार न कर पाया, यह एक ऐसी स्मृति है जिसके साथ लेखक को मृत्यु का बोध अजीब दौर से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। इसी का अथवा का आंसर होगा अब मालवा में वैसा पानी नहीं गिरता जिसका मुख्य कारण निम्नलिखित है। पहला, औद्योगिक विकास। आज मानव विकास के नए नए प्रतिमान छू रहा है। वैसे तो विकास हर क्षेत्र में हुआ है, लेकिन उद्योगों के क्षेत्र में ये विकास अत्यंत तीव्र गति से हुआ। लगातार बढ़ते उद्योगों ने वातावरण पर बुरा प्रभाव डाला। इन उद्योगों से निकलने वाली गैसें ने पृथ्वी के तापमान को 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, जिससे मौसम में काफ़ी परिवर्तन आ गया। सर्दी गर्मी से काफ़ी कम रह गई है। पाठ में भी कहा गया है कि हम जिसे विकास की औद्योगिक सभ्यता कहते हैं वह उजाड़ की उप सभ्यता है।
दूसरा है वायु प्रदूषण। मनुष्य के विकास के साथ प्रदूषण भी काफ़ी अधिक बढ़ गया है, जिसमें वायु प्रदूषण तो बहुत अधिक फैल रहा है। फैक्ट्रियों तथा वाहनों के धुएं ने वातावरण को दूषित कर दिया है। ये धुएं वायुमंडल में जाकर वर्षा की मात्रा को प्रभावित करते हैं। 8वां का आंसर है, लेखक की औद्योगिक सभ्यता के विकास से होने वाले विनाश के कारण यह सभ्यता उजाड़ की उप सभ्यता लगती है। इस विकास के कारण कई खतरे उत्पन्न हुए। पहला, वातावरण में परिवर्तन। औद्योगिक सभ्यता के विकास के परिणाम स्वरूप वातावरण में काफ़ी परिवर्तन हुआ। उद्योगों से निर्माण कार्य के दौरान निकलने वाले दूषित गैसों के कारण धरती का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। ठंडे प्रदेशों में भी गर्मी लगने लगी तथा मानसून अनियमित हो गया, जिससे बाढ़ तथा सूखे जैसी समस्याएं उत्पन्न हुई और कई बार मानव सभ्यता उजड़ी है। दूसरा है नदी तालाबों की दुर्दशा। उद्योगों के तीव्र विकास से नदियों तथा तालाबों का पानी दूषित हो गया है। उद्योग धंधों से निकलने वाले अवशिष्ट पदार्थ इन जल स्रोतों में बहा दिए जाते हैं, जिससे पानी सुचारू रूप से नहीं बह पाता और अपनी सीमाएं तोड़कर बाढ़ आदि की स्थिति पैदा करता है। उद्योगों का कूड़ा कचरा नदियों में वह जाने से वे गंदे नालों के रूप में परिवर्तित हो गए। हमारे मत में ये बात बिल्कुल सही है कि जिसे हम औद्योग विकास की औद्योगिक सभ्यता कहते हैं वह उजाड़ की उप सभ्यता है। इसी का अथवा का क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, ममता सभी जीव जंतु में उपस्थित है। मानव या पशु पंछी सभी अपनी संतान के प्रति समर्पित रहते हैं। माँ जन्म के उपरांत अपने बच्चे का पालन पोषण बड़े ही लाड प्यार से करती है। बच्चा अपनी माँ के पेट का स्पर्श गंध भोगता है, आंचल का सुख पाता है। माँ अपने बच्चे पर आने वाले संकटों के प्रति सतर्क रहती है। वह उसे अपनी ममता और स्नेह निस्वार्थ देती है। तो बच्चों, हिंदी इलेक्टिव का 5 मॉडल का हमने आंसर आप लोगों को बता दिया है। यदि आप लोगों ने पहले की वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।